नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2026 में तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। उससे पहले वहां पर राजनीतिक हलचल तेज है, क्योंकि अब की बीजेपी और डीएमके में ही आमना सामना नहीं है, अब की टीवीके भी है, थलापति विजय की पार्टी, और एआईडीएमके भी वहां पर अब की अपनी पैठ बनाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में बहुत कुछ चल रहा है तमिलनाडु की राजनीति में। एक तरफ हिंदी का विवाद, एक तरफ बेरोजगारी का मामला और शराब का मामला, नशीली दवाओं का मामला, और इस बीच सर्वे भी आया है। तो तमिलनाडु को लेकर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो ये बताइए, तमिलनाडु में गठबंधन की चर्चाएं अब होने लगी हैं। टीवीके किधर जाएगी, एआईडीएमके किधर जाएंगे, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बिहार के बाद अगला विधानसभा चुनाव तमिलनाडु में ही होना है और अभी से समीकरण बनने शुरू हो गया है। देखिए, लगातार 2 टर्म से स्टालिन की सरकार है वहां पे और उस सरकार के खिलाफ बहुत हाई एंटी इनकम्बेंसी है। बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। आरोप यह है कि कोई काम नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन विकल्प नहीं है। पहले क्या होता था, अगर करुणानिधि से कोई परेशान है तो जयललिता को वोट दिया, जयललिता से परेशान है तो करुणानिधि को वोट दिया। करुणानिधि की पार्टी इंटैक्ट रह गई स्टालिन के नेतृत्व में और अब उनके बेटे आ गए। लेकिन जो जयललिता की पार्टी थी वो 2 भाग में बट गई, पलानीस्वामी और पनीर सेल्वम, और तीसरा एक छोटा सा हिस्सा शशिकला के पास चला गया। तो विपक्ष बिखर गया, स्टालिन ज्यों के त्यों रह गए। भले ही कितना भी घटेगा, लेकिन इतना जो बंटवारा हुआ उससे तो मजबूत रहेंगे। इस वजह से लगातार 2 बार सरकार बनी। इस बार कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरह से स्टालिन की पार्टी डीएमके के खिलाफ एक मजबूत विकल्प दिया जाए। जैसे विकल्प मिलेगा लोग वोट दे देंगे फिर। तो एआईएडीएमके ने सबसे पहले पहल की थी और उन्होंने विजय थलापति की पार्टी, उनसे बातचीत शुरू की। विजय थलापति की दो शर्तें ऐसी थी जिसको मानने में परेशानी थी। क्या क्या शर्तें? विजय थलापति पहली शर्त यह थी कि विजय थलापति चाहते थे कि मुख्यमंत्री के रूप में ये जो गठबंधन बने उसमें विजय थलापति को प्रोजेक्ट किया जाए। एआईडीएमके जो कि पलानीस्वामी के नेतृत्व में थी, उनका यह कहना था कि हम 1956 से राजनीति में हैं। 3 बार राज्य में हमने सरकार बनाई, 50 सालों तक सत्ता में रही है। बिल्कुल 50 नहीं 3 बार सत्ता में रहे वो। 50 सालों से सरकार ये पार्टी बनाई। 50 सालों में 3 दशक तक, मतलब 3 बार या 3 दशक हाँ, तक सत्ता में रहे। तो हाँ, ये कहे कि हम इतना देर सत्ता में रहे और अब कल को आई पार्टी कह रही है कि मुख्यमंत्री हमें बनाओ। तो वहां पे ये अटका है बात। दूसरी बात जो ये है कि सीटों को लेकर विजय थलापति ये चाह रहे थे कि हम जैसा बोले वैसी सीट ये कर, मतलब हम नेतृत्व करें। और कुछ छोटी पार्टियों को लेकर भी इशू था। तो उस वजह से वो बातचीत मेरे हिसाब से ब्रेक हो चुकी है। तो जब पलानीस्वामी को लगा कि अब ये विजय थलापति की पार्टी से बातचीत नहीं हो रही, तब उन्होंने बीजेपी की ओर हाथ बढ़ाया और अमित शाह गए थे वहां पे। जब तक अन्नामलाई इसीलिए दिल्ली बुलाए गए, अमित शाह से मुलाकात के लिए। आज दिल्ली बुलाया वही नहीं, अमित शाह जब तमिलनाडु गए थे कुछ दिन पहले, तो पलानीस्वामी के साथ बातचीत हुई थी उनको और सैद्धांतिक सहमति बनी कि एआईडीएमके का जो पलानीस्वामी जो फैक्शन है वो और भारतीय जनता पार्टी वो और पीएमके एमडीएमके तरह की पार्टियां एक गठबंधन बनाएंगी। तो जब सैद्धांतिक सहमति बनी थी तो अमित शाह ने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष से आप डिटेल में बातचीत कर लीजिए और अगर कहीं बातचीत फंसे या अटके तो फिर हम तक आप आइए। जो भी मोटा मोटी बातचीत कर लिए, वो बातचीत चल रही थी वहां पे, ठीक, बीजेपी और पलानीस्वामी के पार्टी के बीच में। अब जो अमित शाह ने बुलाया है इनको, अन्नामलाई को, वो इसलिए बुलाया है कि अब तक क्या अपडेट है, कहां तक आप बढ़े, किस बात पे बात कहीं अटकी हुई तो नहीं है। मोटा मोटी याद रखिए 4 पार्टियों का गठबंधन लगभग तय है। उसमें भारतीय जनता पार्टी रहेगी, पलानीस्वामी की एआईएडीएमके रहेगी, एमडीएमके पार्टी रहेगी और एक पीएमके पार्टी है वहां, ये रामादोस वाली। ये 4 पार्टियां रहेंगी। मोटा मोटी इस बात पे सहमति बन गई है। कुछ और पार्टियों को मिला, मैंने कहा कि सारी कवायद वो तो डीएमके के साथ ही, वो डीएमके के साथ, ठीक। हाँ, अभी फिलहाल उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं। वहां सारी कवायद है कि डीएमके के खिलाफ कौन रहे, क्योंकि अगर लोगों को लगा कि ये हरा सकता है ना तो फिर बहुत सारे लोग टर्न अप कर जाते हैं वहां पे। क्योंकि
डीएमके को हटाना तो है, लेकिन जी। आने वाला कौन है, लाना किसको, ये नहीं पता। और बीजेपी का देखिए, अभी ये बात मान के चले कि बीजेपी की उतनी पैठ नहीं है, उतनी बड़ी बिल्कुल, 4 पार्टी सीटें नहीं है, पिछली बार थी, कितना ही खींच के ले जाएंगे आगे। नहीं कितना भी खींच के ले जाएंगे, लेकिन एआईएडीएमके का संगठन है हम्म और वो लंबे अरसे राजनीति करते कार्यकर्ता हैं। हम्म तो अगर संगठन मिल जाए, अच्छा कैंपेनर मिल जाए, सही समीकरण बैठ जाए, सीट पे बंटवारा हो जाए, तो एक मजबूत विकल्प दे सकते हैं। उसी कोशिश हो रही है। और मजबूत विकल्प देखिए, तो जब लगेगा कि ये डीएमके के सामने आ गए ना, तो जो पनीर सेल्वम वाली जो एआईडीएमके है, जो दूसरा फैक्शन है, वो भी आ जाएगी फिर। ऐसे क्योंकि में उसे पता है कि तमिलनाडु में हमेशा दो तरफा मुकाबला ही होता है, मैं कहीं नहीं रहूंगा। लेकिन पंकज जी, जो है हाल फिलहाल में सर्वे आया, 27% लोग कह रहे हैं कि स्टालिन को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। टीवी के पार्टी के थलापति की अच्छी खासी पैठ दिखी, जो कि पहली बार इस तरीके से चुनाव के मैदान में होंगे। 18% लोग उनको पसंद कर रहे हैं। पलानी स्वामी को 10% लोग कह रहे हैं कि सीएम बनाए जा सकते हैं या वो पसंद है, और 9% लोग अन्नामलाई के फेवर में, जो सर्वे में हुआ। लेकिन ये जो पूरा सर्वे हुआ, इसमें थलापति का 18% एक बड़ा वो है, नहीं, फिगर है। नहीं, इसका ये इसलिए है कि जो सरकार में पार्टी है स्टालिन, उसके चेहरा स्पष्ट है। थलापति अपनी पार्टी के नेता हैं, वो हर किसी को स्पष्ट है। लेकिन तो जनता को यहां थलापति वर्सेस स्टालिन तो समझ में नहीं आ रहा है अभी। नहीं, वो इसलिए क्योंकि बाकी कोई है नहीं। अगर जो भी उनसे नाराज है, तो लग रहा है कि यही पॉपुलर हो रहा है, इसी के तरफ से बोल देते हैं। देखिए, जैसे ही गठबंधन का ऐलान हो जाएगा और कोई चेहरे का ऐलान हो जाएगा, तो अचानक देखिएगा स्विंग होगा। आपको क्या लगता है कि 9% अन्नामलाई का और 10% थलापति का 17% हो गया कि नहीं? थी नहीं, 10% पलानी स्वामी का। हाँ, वो अन्नामलाई या पलानी स्वामी दोनों को मिला के कितना परसेंट? और इसका कितना है विजय थलापति का? 18%। तो 18 से बड़ा 19 हो गया कि नहीं? बिल्कुल। तो यही मैं कह रहा हूं कि अभी विकल्प देखिए सामने, जैसे अभी आप पूछेगा ना कि मोदी के बाद कौन, तो जब कोई विकल्प नहीं है तो आदमी राहुल गांधी बोल देता है। लेकिन कल को कोई एक गठबंधन हो जाए क्षेत्रीय पार्टियों का, और वो कोई नेता अनाउंस कर दे, तब पूछ के देखिए कि मोदी के बाद कौन, तब देखिए परसेंटेज कितना बदलता है। बिल्कुल, इसी सर्वे में यही हो रहा है तमिलनाडु। और एक बात जान जाइए, एक बात जानिए, तमिलनाडु की राजनीति कभी त्रिकोणीय नहीं होती। हमेशा वहां दो तरफा है, द्विपक्षीय है, वहां पे सीधी राजनीति है। हाँ, वहां तीसरा मोर्चा कुछ नहीं होता। अच्छा, इसी सर्वे में जो बहुत दिलचस्प आंकड़ा निकल कर आया, सी वोटर के सर्वे में 15% लोगों ने स्टालिन के काम से संतुष्टि जताई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 36% लोग कह रहे हैं कि हम स्टालिन के काम से थोड़ा बहुत खुश हैं, बहुत हद तक खुश नहीं हैं। 25% लोग कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल भी स्टालिन पसंद नहीं है। अगर 36 में से 20% और लगभग 40-45% लोग स्टालिन के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है तमिलनाडु में। एक बात यही तो मैं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन स्टालिन सिर्फ इसलिए सत्ता में है क्योंकि कोई विकल्प नहीं है वहां। भ्रष्टाचार के कितने बड़े बड़े आरोप लगे, शायद ही कोई ऐसा मंत्री है जिससे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो। अच्छा, वहां नशीली दवाओं को लेकर बड़ा एक एग्रेशन है, लोगों के बीच में गुस्सा है। ये मामला क्या नशीली दवा क्या है? देखिए, वहां जो ड्रग्स कार्टेल का सबसे बड़ा सरगना है, वो एक ईसाई है और उसके लिंक्स है डीएमके के साथ, और वो डीएमके का पदाधिकारी भी रह चुका है। मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद आ रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसे पूरा वो कार्टेल पूरा मेंशन किया था। और ड्रग्स बहुत बड़ा इशू है। कहा यह जा रहा है कि जो क्रिश्चियनिटी को फैलाने में ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज एक्टिंग एज ए टूल। जो वहां जो गरीब तबके हैं उनको ड्रग्स दिया जा रहा है, बाद में उनको कन्वर्ट कर लिया जाता है आदि बनाकर। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है वहां पे, खास करके गरीब तबकों में। एक बात जान जाइए कि वहां जो विकल्प बन जाएगा ना स्टालिन का, अचानक देखिए उसका वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई हो जाएगा। 85% लोग नफरत करते हैं सी वोटर के सर्वे के अनुसार, नहीं अच्छा मानते। इतना हाई नेग्लेक्शन रेट किसी भी स्टेट के किसी सीएम का नहीं है। अच्छा, लेकिन विकल्प नहीं है। ठीक है, हिंदी का मुद्दा इसीलिए इतना उठाया जा रहा है कि जनता और मुद्दों पर जाए ही ना, बेरोजगारी पर, शराब पर, नशीले दवाओं पर, केवल वो हिंदी पे ही भिड़ जाए। एक बात जान जाइए, ये सेंटिमेंटल इश्यूज है। वो हमेशा से ये द्रविडियन राष्ट्र की बात करेंगे, हिंदी भगाव की बात करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि जो 60 के दशक में या 70 के दशक में हिंदी के खिलाफ
मूवमेंट को जितना समर्थन मिलता था, क्या आज मिला है? नहीं। तमिलनाडु मिडिल क्लास लैंग्वेज में शामिल नहीं होना चाहता। वहां बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों का हेड, ऑटोमोबाइल्स हब है वो। वहां बड़े पैमाने पर बाहर के लोग आके इन्वेस्ट भी किया है और बहुत बड़े पैमाने पर बाहर के लोग काम भी करते हैं, और वो रोज रोज की जरूरत है वो। वहां के लोग अब लैंग्वेज वॉर में नहीं पड़ना चाहते। ठीक है पंकज जी। और इसलिए आप देखें कि वो मुद्दे कई उठा रहे हैं, लेकिन जनता के साथ वो चिपक नहीं रहा है वो मुद्दा। बिल्कुल, वो 1967 वाला दौर अब नहीं दिखेगा कि हिंदी पर सत्ता परिवर्तन नहीं आएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। तमिलनाडु में मेरा एक दोस्त है, मैं आपको बताता हूं। तमिलनाडु में मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे पूछा कि ये लैंग्वेज वॉर जो है, बोला कि तमिलियन तो खुद ही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं यार, ताकि उनको मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी मिले। वो हिंदी बकायदा सीख रहे हैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया में काम कर सके। कल को किसी कंपनी ने जॉब दिया, अगर उनकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश या विंध्य के पार होगी तो उनको कोई परेशानी ना हो। अब बताइए वैसा यंगस्टर्स क्यों झगड़ा करेगा? बिल्कुल। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिलहाल यही कुछ चल रहा है। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा गठबंधन पर मुहर कब लगती है, लेकिन दिलचस्प लड़ाई होगी 2026 में तमिलनाडु की, और हमारी नजर पूरी बनी रहेगी वहां के चुनाव पर, और आप तक हर एक अपडेट पहुंचती रहेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है तमिलनाडु में क्या कुछ होने वाला है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।